देंगे सोर्सेज ऑफ। नाउ लेट्स स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो आइडिया था असेंबली बनाने का वो स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था कि हम अपने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, कब आया था आइडिया? 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया था। ठीक है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन के टाइम पे। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया है कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्रिप्स मिशन के बाद आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो आई होप आप आंसर कर दोगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में। ठीक है, अब जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सारे के सारे इलेक्टेड थे। कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। ठीक है, सारे मेंबर असेंबली के इलेक्टेड थे। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब हर एक जो प्रोविंस है या इंडियन स्टेट है, ठीक है, यहाँ से भी मेंबर आते थे। अब हर एक प्रोविंस और स्टेट को सीट्स अलॉट की हुई थी। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी प्रोविंस की कितनी सीट्स है। ठीक है, वो किस हिसाब से अलॉट की थी? वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉट की थी। ठीक है, जैसे कि रफली अगर हम बात करें तो 1 मिलियन लोगों के पीछे एक सीट थी। ठीक है, रफली इन द रेशियो ऑफ 1 टू अ मिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 1 मिलियन लोगों के पीछे एक सीट है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में 10 मिलियन लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होगी 10। ठीक है, अगर कहीं पे 5 मिलियन है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होगी 5। ठीक है, तो मतलब 1 मिलियन के पीछे एक सीट थी। ठीक है, मतलब ये रफ आइडिया है। मतलब जो भी सीट्स अलॉट की गई थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से अलॉट की गई थी हर एक स्टेट को, या प्रोविंस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी ये सीट इन्होंने अलॉट की थी, ठीक है, उसमें भी आगे इन्होंने मेन कम्युनिटीज को ध्यान में रख के डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी सीट्स। ठीक है, जो मेन कम्युनिटीज थी उस टाइप पे वो कौन कौन सी थी? वो बेसिकली थे, कुछ सिख थे, मुस्लिम और जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, ये 3 मेजर कम्युनिटीज थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, 1946 की बात है ये। अब जब असेंबली बनी थी तो असेंबली बनाने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ मेन कमेटीज बनाई थी। ठीक है, और वो कमेटीज और उनके चेयरमैन, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे अब लर्न करेंगे कि कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसको हम थोड़ा सा मतलब ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको चीज़ें यहीं पे लर्न हो जाए, बार बार रिवाइज ना करनी पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट आती है कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, इन दोनों के जो चेयरमैन थे, दोनों कमेटीज के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसको आप कैसे लर्न करोगे? ठीक है, ये आता है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, मतलब काफी फेमस है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जहाँ पॉलिटी पहले भी आपने पढ़ी है या स्कूल टाइम पे तो पढ़ी ही होगी ना, तो वहां पे नाम आता है। तो फिर भी अगर आपको नहीं याद तो आप डॉक्टर से भी याद रख सकते हो। तो जो डॉक्टर होते हैं वो जो भी अपना काम करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर से चलते हैं ना, कि पहले ये करना है फिर ये करना है, ऐसे प्रॉपर प्रोसीजर प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं। तो अब ये जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या करते हैं? रूल्स को प्रोसीजर के साथ, रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, और नेक्स्ट आती है इनकी स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्टीयरिंग पे काम करते हैं जब प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब भी गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं ना स्टीयरिंग पकड़ के, तो वो स्टीयरिंग प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ पकड़ के गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी एंड स्टेट कमेटी। ये 5 कमेटीज के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, काफी फेमस है, काफी नाम आता है इनका हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी। तो अब इनको कैसे लर्न करोगे? ठीक है, जवाहर, जवाहर से, ठीक है, जवाहर, हीरे जवाहर होते हैं ना, तो अब काफी महंगे, उसके लिए हमें खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा क्या होता है? फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा फाइनेंस कमेटी।
ठीक है। अब देखो, जो हीरे जवाहर है वो खरीदते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। बट देखो, ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो फाइनेंस उनके पास बहुत है, और साथ में वो नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बड़े डाउन टू अर्थ है। वो मानते हैं कि हाँ, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे, और उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैसे याद हो जाएगा, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है। अब पीछे बची है ये तीन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी एंड स्टेट कमेटी। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो तो यूनियन का ही होएगा ना, कोई स्टेट का स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडिया में है नहीं है। पहले था जम्मू कश्मीर में, आज की डेट में तो वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी इंडिया में ही बन गई। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा यूनियन का, ठीक है। अब यूनियन के का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो यूनियन के पास पावर्स भी होगी, ठीक है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स कमेटी हो गई, ठीक है। अब यूनियन के अंदर क्या आती है, स्टेट्स, तो स्टेट कमेटी भी इनके बीच में ही आ गई, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पावर आ गई, तो पावर कमेटी भी हो गई। अब वो सारी पावर्स किसकी है, स्टेट्स की भी सारी पावर उनके अंडर आ गई, तो स्टेट्स कमेटी आ गई, ठीक है। ये तीन ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। एक तो हीरे जवाहर फाइनेंस, वहां से हो गया। दूसरा, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी है हमारे, मतलब अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं, नेशनल फ्लैग को भी बहुत प्यार करते हैं, तो वहां से हो गया नेशनल फ्लैग, ठीक है, एड हॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। देन आ गई तीन कमेटीज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड स्टेट कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, हमारे सरदार जी है, और ये माइनॉरिटीज, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है, इनके लिए काम कर रहे हैं अब ये सरदार जी हमारे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बड़े खुले दिल के हैं, ये काम करते हैं माइनॉरिटीज के लिए, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए, ठीक है। और उनको ये एडवाइस देते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, उनको बताते हैं कि ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है और इसको आप हक से मांगो, ठीक है। तो सरदार जी माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। तो सरदार जी काम कर रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये तो आपको खैर वैसे ही याद होना चाहिए, काफी फेमस है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, इसको ऐसे ही रट्टा लगाना है, जैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ आप अंबेडकर ए से और डी से ड्राफ्टिंग कमेटी ए डी से कुछ भी लर्न कर सकते हो, तो इसको ऐसे ही लर्न करना है। नेक्स्ट आता है क्रीडेंशियल कमेटी, इसके चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, क्रीडेंशियल कमेटी और कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अब जो स्वामी जी है उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, देखो स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी जी हैं और फिर भी उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो क्रेडिट से आप याद कर सकते हो क्रीडेंशियल कमेटी, और स्वामी से कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अलादी, ए से शुरू हो रहा है ना नाम, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और ये है सी से क्रीडेंशियल कमेटी, तो ए सी, ठीक है, ये ए और यहाँ की आ गई सी, ए सी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको मतलब इजी लगे आप वैसे ही लर्न कर सकते हो। स्वामी जी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है नहीं है, जैसे भी मर्जी लर्न कर लो, आपकी मर्जी है। स्वामी जी के पास क्रेडिट कार्ड है, और या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर से ए से सी, ए सी, ठीक है। दो ट्रिक्स दे दी इसके लिए मैंने। नेक्स्ट चलते हैं हाउस कमेटी। हाउस कमेटी क्या है, बी प्रतापी सीतारमैया, ठीक है, बी प्रतापी सीतारमैया हाउस कमेटी, ठीक है। आप प्रतापी से कैसे लर्न कर सकते हो, पिताजी, अब जो पिताजी होते हैं वो हमें घर देते हैं, ठीक है, तो पिताजी हाउस, ठीक है, हाउस कमेटी बी प्रतापी सीतारमैया, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी, ठीक है। अब मुंशी जी होते हैं ना, पैसे का काम देखते हैं, बिजनेस कैसे बिजनेस काम कर रहा है कैसे नहीं, तो मुंशी से हो गया बिजनेस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मुंशी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जीवी मवलंकर, ठीक है। अब देखो, लंका में जाकर इतना काम किया कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, ठीक है, मवालंकर से लंका, ठीक है। और कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है वो उसकी कमेटी है, तो किसने बनाई थी, जीवी मोवालंकर ने। तो लर्न कैसे करोगे कि लंका में जाकर इतना काम किया कि असेंबली बना दी, ठीक है। तो कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जीवी मोवालंकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी, ठीक है, माइनॉरिटीज सब कमेटी, ठीक है। इसको कैसे लर्न करोगे, अब एक हीरोइन है ना रानी मुखर्जी, पता ही होगा आपको। तो वो आजकल अगर आप देखो तो उसकी मूवीज बहुत कम आती है, कभी ज्यादा हमने देखी नहीं है मूवीज, मतलब आज की डेट में आती हुई, पुरानी मूवीज में होती थी। तो वहां से आप लर्न कर सकते हो कि आज की डेट में जो रानी मुखर्जी है वो बहुत ही माइनॉरिटी में आती है फिल्मों में, इतनी ज्यादा नहीं आती। तो वहां से HC मुखर्जी माइनॉरिटी सब कमेटी, मुखर्जी माइनॉरिटीज, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो MM माइनॉरिटीज मुखर्जी, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ये है JB कृपलानी, ठीक है। अब देखो, अब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर हम क्या बोलते हैं कि कृपा करके हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दे दो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो वहां से कृपा से कृपलानी और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, और इसके हैं चेयरमैन गोपीनाथ बारदलोई, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, अब बार बार होता है ना, तो गोपी, ठीक है। गोपी जो है उसको बार जाने का बड़ा शौक है, और कहाँ की बार पसंद है उसको, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। गोपी बार में जाता है, कौन सी बार में जाता है, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। गोपीनाथ बारदलोई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ठीक है। इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो नाम आपको याद हो जाएगा, और पेपर में वैसे भी MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको देखकर याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, AB ठक्कर, ठीक है। अब देखो, जब आपको ठोकर लगती है, ठक्कर से ठोकर, जब आपको ठोकर लगती है तो आप ऑटोमेटिकली असम से एक्सक्लूड हो जाते हो, असम से बाहर हो जाते हैं, एक्सक्लूड प्रॉपरली, ठीक है। पार्शली भी कई बार होता है, छोटी सी ठोकर लगी तो आप पार्शली आधे असम से बाहर हो गए, कई बार बहुत जोर से ठोकर लगती है वो आप प्रॉपरली असम से बाहर हो गए, ठीक है। तो AB ठक्कर की कमेटी कौन सी है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, ठीक है। सॉरी, ये कमेटी के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए तो इसको देख लेना दो, ठीक है। ये था हमारी कमेटीज और उसके चेयरमैन। आगे हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप पीछे हमने क्या पढ़ा था, याद है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1924 में स्वराज पार्टी ने दिया था, और इसके जो मेंबर थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर आते थे, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब इसके जो मेंबर्स थे वो थे 385 असेंबली के, ठीक है। और आउट ऑफ दीज 385 मेंबर्स जो 93 थे वो थे इंडियन स्टेट्स के, और 292 थे प्रोविंसेस के। प्रोविंसेस कौन से थे, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे, ठीक है। टोटल मेंबर कितने थे, 385। आउट ऑफ दीज 385, 93 वर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड 292 आते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, ठीक है। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 385 को, 93 एंड 292, राइट। नेक्स्ट आता है, अब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू 299, ठीक है। अब ये बात है जो 385 की हम बात कर रहे हैं, ये है पार्टीशन से पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, 1946 में, तो उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुई थी, पार्टीशन हुई थी बाद में, ठीक है। जब पार्टीशन हुई थी तो पहले 385 मेंबर थे, फिर रह गए 299 मेंबर्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 299 मेंबर्स, ठीक है, जो 284 थे वो वर्ग थे, और वो उस टाइम पे 284 प्रेजेंट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था, ठीक है, 299 में से, ठीक है।
अब पार्टीशन के बाद मेंबर कितने रह गए, 299, ठीक है। 299 में से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ तो उस टाइम पे प्रेजेंट जो मेंबर थे जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे वो थे 284 मेंबर्स, ठीक है। कब अप्रूव हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कितने मेंबर्स ने साइन किए थे, 284 मेंबर्स ने, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी ना उस टाइम पे, तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की, ठीक है। और फिर दोबारा इसकी जब रीअसेंबली हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, एज द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जब फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946 को, फिर दोबारा रीअसेंबली हुई थी 14 अगस्त 1947 को। अब 1947 को इन्होंने इंडिया को क्या स्टेटस दिया था, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया, उसको असेंबली को इन्होंने बोला था कि अब ये सोवरेन असेंबली है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने एक सिंबल अडॉप्ट किया था, वो सिंबल था एलिफेंट का, ठीक है। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, तो उसके लिए पहले इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे फिर उस पर थोड़ी बहुत डिबेट हुई, बहस हुई, ठीक है। तो फाइनली उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। आया कब था, 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या क्या चीजें वो यहाँ सारी लिखी हुई है, ठीक है। कोई मतलब बेसिक सी चीजें हैं, कोई इतना टफ नहीं है, आगे भी बहुत बार आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जब पॉलिटी खत्म होगी तो ये सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएगी। अभी के लिए 1-2 बार पढ़ लेना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, ठीक है। तो क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, टू फॉस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू इंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोक्लेम इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। यूनिटी बना के रखना, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंडिया को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर होगा इंडिया, ठीक है, और इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगा, ठीक है। टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट होएगी, ठीक है, और पावर सेंटर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी, ठीक है। टू ग्रांटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, ये सारी चीजें इंडिया मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनको मिलेगी, ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें हो गई। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को प्रॉपरली सेफ गार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेस, सबको प्रॉपर सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक, मतलब प्रॉपर इंटीग्रिटी मतलब मान सम्मान देश का, हमारी कंट्री का होगा। हमारे पूरे सोवरेन राइट्स हो गए इंडिया की लैंड पे, सी पे, एयर पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। जैसे बाकी नेशंस के सोवरेन राइट्स होते हैं वहाँ की लैंड पे, सी पे, एयर पे, वैसे ही इंडिया के भी इंडिया की लैंड पे, सी पे, एयर पे प्रॉपर राइट्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट्स फुल एंड विलिंग contribution to the promotion of the world peace and welfare of the mankind, ठीक है। प्रॉपरली हम भी वर्ल्ड पीस लेकर आएंगे, ठीक है। वेलफेयर करेंगे हमारे लोगों का, सारी चीजें ये आती है, ठीक है। आगे भी बहुत बार आएगी, बेसिक सी चीजें, कुछ ऐसे अलग से कुछ नहीं दिया हुआ आउट ऑफ द वर्ल्ड इसमें, तो एक बार गो थ्रू हो जाना, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसको। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर असेंबली पे ही वापस आते हैं। The principles of the constitution were outlined by various committees of the assembly, ठीक है। अब हमने कमेटीज पढ़ चुके हैं ना, तो इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए सारी कमेटीज ने अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी सारी कमेटीज ने, ठीक है। फिर उन रिपोर्ट्स पे जनरल डिस्कशन चली असेंबली में, ठीक है। सारी रिपोर्ट्स असेंबली में सबमिट कर दी कमेटीज ने, और उन रिपोर्ट्स पे फिर
डिस्कशन हुई असेंबली में, और फिर उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ठीक है। और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमने अभी भी पीछे पढ़ा है कमेटीज में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कब बनी थी ये कमेटी? 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। अब क्यों बनाई थी इसमें ये ड्राफ्टिंग कमेटी? ये बनाई थी to scrutinize the draft of the text of the Constitution of India prepared by Constitutional Advisor B.N. Rao। अब B.N. राव ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे B.N. राव। उन्होंने जो भी ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, उसको पढ़ना, उसको स्क्रूटनाइज किया और उसको फाइनल अप्रूवल दिया, ठीक है। किसने दिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था, ठीक है, उसके टेक्स्ट को पढ़ना, उसको समझना और उसको फिर स्क्रूटनाइज करना, ठीक है। ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। The drafting committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft constitution of India to the President of Assembly on Feb 21, 1948, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। अब उन्होंने भी सारा पढ़ लिया ड्राफ्ट, जो भी टेक्स्ट था उसका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके टेक्स्ट को पढ़ा, स्क्रूटिनाइज किया, समझा और फिर अपनी एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। किसको सबमिट की थी? असेंबली के प्रेसिडेंट को। कब की थी? 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अब एक ही बंदा तो काम करेगा नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक है, और जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे? वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र, और बी एल मित्र को बाद में रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ गए थे एन माधव राव और डॉक्टर डी आर खेतान। और डॉक्टर डी आर खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, तो उसकी जगह पे आ गए थे टी डी कृष्णाचारी, ठीक है। ये थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, ठीक है। फिर अब देखो, ड्राफ्ट बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बन के तैयार हो गया और उसको पढ़ भी लिया, स्क्रूटनाइज कर लिया, ड्राफ्ट बना लिया। फिर गया प्रेसिडेंट के पास सेकेंडली, ठीक है। पहले यहाँ पे ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज किया, अच्छे से पढ़ा उसको, ठीक है, और फिर उसको प्रेसिडेंट को भेजा। और देन आती है थर्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट, ठीक है, थर्ड पे। फिर वो जो थर्ड स्टेज थी, फाइनल रीडिंग थी, वो 26 नवंबर 1949 को खत्म हो चुकी थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग कंप्लीट करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। और उसी डेट पे जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी फाइनली उस पर सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, असेंबली के प्रेसिडेंट ने। और उसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज मतलब पास कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हो चुका है असेंबली में, ठीक है। तो जो भी इसके प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रिलेटेड टू द सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो भी थे सारे के सारे 26 नवंबर 1949 से इम्प्लीमेंट कर दिए गए, ठीक है। और जो बाकी के कुछ प्रोविजंस थे वो हुए थे हमारे 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, ठीक है। मोस्टली जो प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट हो गए थे, और बाकी के जो रहते थे वो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पे ये दे रखी है 26 नवंबर, ठीक है, इसको क्या मानते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। कब से किया है? 26 नवंबर 2015 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर को होता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती थी, ठीक है। कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है, ठीक है। क्यों 2015 से? क्योंकि उस टाइम पे 125th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।